हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून जब भी आप मुझे देख रहे हो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे क्लास 10th की फिजिक्स का थर्ड चैप्टर, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट, है ना। तो चलिए, कॉपी को हाथ में उठा लीजिए, पेन निकाल लीजिए, क्योंकि पेन नहीं होगा तो लिखेंगे कैसे, है ना। तो एक बढ़िया सी आज मैं हेडिंग लगा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, अच्छा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो चार्ज इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, इंट्रिंसिक। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक property of matter। अब यहाँ जो मैंने इंट्रिंसिक वर्ड यूज किया उसका मीनिंग क्या होता है? तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ ना हो, या फिर उसके अंदर कोई और रिसर्च ना की जा सके। जैसे कि अपना मास होता है, मास। सपोज मैं बोलूं कि वैसे बोला जाता है कि मास भी किसी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मतलब किसी हम बड़े ऑब्जेक्ट को ले लें तो उसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, और हम छोटे से छोटा भी ऑब्जेक्ट ले लें ना तो उसका भी कोई मास होगा ही होगा, क्योंकि बिना मास के कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती इस नेचर में, है ना। तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि मतलब जिसके ऊपर और कोई, जिसके अंदर और कोई रिसर्च ना की जा सके, है ना। तो हमारे बुक्स में, एनसीईआरटी में जो चार्ज की डेफिनेशन दी होती है वो कुछ इस तरह होती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, लाइक मास ऑफ मैटर, है ना। बिल्कुल मास की तरह, किसी भी मैटर के मास की तरह। मतलब यदि मैं आपसे कहूं कि सपोज मेरे पास ये मार्कर है, इसका जो मास है ना, सपोज ये फाइबर से बना हुआ है, तो यदि मैं बोलूं कि इसमें जो फाइबर है उसकी क्वांटिटी 0 है ना। तो यदि इसमें फाइबर है ही नहीं तो ये मास, ये बना किससे? मार्कर। मतलब मार्कर है ही नहीं, बिना फाइबर का ये मार्कर एग्जिस्ट ही नहीं करता। यदि किसी चीज का मास नहीं होगा तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी नेचर में, है ना। तो मतलब किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट या छोटे ऑब्जेक्ट का मास तो जरूरी होगा, है ना। तो जिस तरह मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, उसी तरह चार्ज भी किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है ना। तो यहां से आप चार्ज को थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो मास से, है ना। तो आई थिंक कि आप चार्ज को अब धीरे धीरे समझने लगे होंगे, क्योंकि स्कूल वगैरह में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो चार्ज की अब मैं आगे बात करता हूं। तो इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय क्यू। क्यू से डिनोट किया जाता है इसको, है ना। स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, जो भी आपको लेना हो, बट हम इसको क्यू से डिनोट करते हैं, है ना। चार्ज दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। मैं लिख लेता हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन से? एक अच्छा वाला, एक बुरा वाला, है ना, वही। तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना, एंड सेकेंड होता है नेगेटिव चार्ज, बुरा वाला, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, तो देखिए कि जो चार्ज है अपना, उसको डिनोट करते हैं अपन क्यू से, है ना। दूसरी चीज, टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस क्यू लिखते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम माइनस क्यू लिख देते हैं, है ना। अच्छा, तो चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और इसकी यूनिट जो होती है
है ना। चार्ज को हम लेते किस में, चार्ज को हम किलोग्राम में तो लेंगे नहीं, लीटर में तो लेंगे नहीं, है ना। शक्कर लेने जाते हो आप दुकान में तो ऐसा बोलते हो कि 2 लीटर शक्कर दे दो, आप ये बोलते हो ना कि 2 kg शक्कर दे दीजिए, है ना। तो जो यूनिट्स होती हैं वो होती है कि हम उस चीज को ले किस में रहे हैं, उस क्वांटिटी को हम मेजर किससे कर रहे हैं, है ना। तो हम चार्ज को जब लेंगे, कोई क्वांटिटी लेंगे तो उसको हम मेजर करेंगे, वो उसकी यूनिट होगी कूलाम, है ना। तो इसकी SI यूनिट होती है कूलाम, इट्स SI यूनिट इज कूलाम। ये सभी को याद रखनी है और इस कूलाम को हम डिनोट करते हैं C से, कैपिटल C से, है ना। तो इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमारा चार्ज होता है, इसको यदि हमें किसी को रिप्रेजेंट करना है, किसी से बताना है, तो इसको हमको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड मतलब इसकी क्वांटिटी बतानी होती है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट बतानी होती है, कोई डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, है ना। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर समझते होगे आप, है ना। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, SI यूनिट और डायरेक्शन भी उनका बताना होता है, वो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं, है ना। और हमारी स्केलर क्वांटिटीज जिनको केवल रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, केवल हमें मैग्नीट्यूड से काम हो जाएगा वहां पे। अच्छा, तो ये इंफॉर्मेशन हुई हमारी चार्ज के बारे में। यदि आप इतना कुछ जानते हो चार्ज के बारे में तो चार्ज आप अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हो, है ना। तो आई थिंक, और मैं बात कर लूं कि चार्ज वर्ड जो है ना, तो सबसे पहले मतलब ग्रीक मैथोलॉजी में समथिंग 600 BC कि समथिंग इसकी बात की गई थी कि जब दो सब्सटेंस को आपस में रब किया जाता है तो वो चार्ज हो जाते हैं ना। तो इस पे हमें ज्यादा बात नहीं करनी है, बट मैं आपको अब ले चलता हूं कि एक बात और। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी पार्टिकल का, है ना, यदि मास है तो चार्ज हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट यदि चार्ज है तो उसका मास होगा ही, है ना। तो एक मैं यहाँ पे एक कुछ लिखने जा रहा हूं कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, है ना। चार्ज हमेशा, चार्ज जिस पार्टिकल में होगा उसका मास जरूर होगा, चार्ज हमेशा मास के साथ आता है। बट यदि इस सेंटेंस को यदि मैं अपोजिट कर दूं, उल्टा कर दूं, तो ये रॉन्ग जाएगा। जरूरी नहीं कि किसी चीज का मास हो तो उसका चार्ज भी हो, बट यदि किसी ऑब्जेक्ट में, किसी पार्टिकल में यदि चार्ज है, वो चार्ज पार्टिकल है, तो उसका मास जरूर होगा, है ना। तो चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, बट मास ऑलवेज डज नॉट कम्स विथ चार्ज, है ना। किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पार्टिकल का यदि मास है तो जो नहीं उसका चार्ज भी हो, उसके अंदर चार्ज भी हो। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को बढ़िया से एकदम, है ना। चलिए अब यदि मास की हमने बात कर ही ली है तो थोड़ा मैं आपको मास भी बता देता हूं कि आई थिंक आपको पता ही होगा कि मास इज अ मेजरमेंट ऑफ कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी, है ना। किसी ऑब्जेक्ट में, किसी बॉडी में कितना कंटेंट प्रेजेंट है उसको मास बोलते हैं, तो उसका वो मेजरमेंट होता है, क्वांटिटी का मेजरमेंट। मास इज अ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी प्रेजेंट, मास इज अ मेजरमेंट ऑफ कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी बॉडी में कितना कंटेंट भरा हुआ है उसका मेजरमेंट होता है अपना मास। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जब मास की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस भी होते हैं मास और चार्ज में। अभी हमने मासेस और चार्ज के बीच की बात की ना। अच्छा, अब मैं आपको कुछ डिफरेंस बताता हूँ कि मास में और चार्ज में क्या डिफरेंस आते हैं। वैसे ये अपने 10th के लेवल का है नहीं, बट थोड़ा सी इंफॉर्मेशन अच्छी रहती है ना। चलिए, तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। बहुत बढ़िया। है ना। तो चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की आखिरी प्रॉपर्टी होती है, इसके बाद कुछ नहीं होता, उसके अंदर कोई रिसर्च नहीं कर सकते अपन, है ना। तो चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मैटर, है ना। अब अपन बात करते हैं चार्ज और मास। चार्ज एंड मास क्या डिफरेंस होगा दोनों में। तो
तो मैं आपको बता दूं कि चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, अभी हमने पढ़ा पॉजिटिव और नेगेटिव, बट मास ऑलवेज पॉजिटिव ही लिया जाता है। किसी भी पार्टिकल का आप मास नेगेटिव नहीं ले सकते हो, है ना। अच्छा, चार्ज जो है ना किसी बॉडी में, यदि किसी पार्टिकल में चार्ज है तो वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, बट मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। किसी ऑब्जेक्ट का, किसी बॉडी का जो मास है वो उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के समथिंग, मतलब 10⁸ उसके समथिंग यदि आप कर देते हो तो उसके मास जो है ना वो वेरी करने लग जाएगा, इंक्रीज करने लग जाता है एक्चुअल में, है ना। तो उस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो इस फॉर्मूले से, ये जो अपने आइंस्टीन थ्योरी है उससे निकल के आता है कि m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। ये होता है एक्चुअल मास, मतलब जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही या वेलोसिटी उसकी कुछ स्पीड है, एक्चुअल मास। m0 होता है मास एट रेस्ट, रेस्ट पे उस बॉडी का जो मास है, मास एट रेस्ट। c होती है लाइट की स्पीड, है ना, और v होती है हमारी स्पीड। अच्छा, तो जो चार्ज है वो स्पीड पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। आप किसी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को कितनी भी स्पीड दे दो, उसके चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, चार्ज वेरी नहीं करेगा, बट मास उस पार्टिकल का वेरी करने लग जाएगा, है ना। चलिए, अच्छा, किसी करंट में ना चार्ज का फ्लो होता है, करंट हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उस पर जब चार्ज फ्लो कर रहा होता है तो उसकी स्पीड भी 10⁶ होती है, 10⁶। इस स्पीड से वो चल रहा होता है, ट्रेवल कर रहा होता है किसी कंडक्टर में, तो उसके चार्ज में कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि चार्ज को ना जब मेजर किया जाता है तो उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सबसे छोटा चार्ज क्या होता है। तो जो चार्ज का जो यूनिट है ना, एक मतलब सबसे छोटा चार्ज वो पाया जाता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जितना चार्ज आता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को यदि हम चार्ज करें तो उसके अंदर कितना चार्ज आ सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज आता है वो आता है अपना 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। यहाँ पे जो 1 है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज आता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो आपको ये पता चल गया कि सबसे छोटा चार्ज वो होता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत छोटा चार्ज होता है। अच्छा, मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रॉन के मास की, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है अपना 9.1 × 10⁻31 kg। बहुत छोटा मास होता है इसका, है ना। जब 31 नीचे जाएगा और 9.1 से डिवाइड होगा तो बहुत छोटी वैल्यू, 0 से भी छोटी वैल्यू आने वाली है। तो बहुत छोटा मास होता है इलेक्ट्रॉन का, और उतना ही छोटा चार्ज उस पे आता है, उसको हम बोलते हैं यूनिट चार्ज। मतलब चार्ज की जो सबसे छोटी यूनिट है ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन में आने वाला चार्ज है, और वो वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये सबसे छोटा चार्ज होता है। अब इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसको पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हाँ जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अब मैं हेडिंग लगाऊंगा यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको आप नोट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। अच्छा, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बोला जाता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, मतलब जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज्ड का मतलब होता है एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन अ फिक्स्ड अमाउंट,
anything which is available in a fixed amount, है ना। सपोज यदि मेरे पास जैसे ये मार्कर है ना, आप मार्केट में लेने जाओगे तो क्या कोई आधा मार्कर देगा आपको? नहीं देगा। मार्कर या तो 1 देगा या 2 देगा, है ना, किसी इंटीजर वैल्यू पे देगा, मतलब कोई इंटीजर क्वांटिटी देगा, मतलब 1 2 3। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि 1.5 मार्कर दे दो मुझे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो चार्ज भी यदि आपको लेना है ना, तो इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको लेना पड़ेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज आता है, आप उसके अकॉर्डिंग, उसके इंटीजर मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग आप चार्ज ले सकते हैं, है ना। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला मिलता है कि Ne इज इक्वल टू क्यू। ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं आपको बता दूं, यहां पे जो n है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे जो n है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे जो E है वो है चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन, है ना। और जो Q है वो है टोटल चार्ज। अब हम इसको समझते हैं कि सपोज यदि आप 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो कितना चार्ज आएगा, देखते हैं। तो 1 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इज इक्वल टू Q। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यदि मैं 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहूं तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19। अच्छा, यदि मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहूं तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, वो कितना आ जाएगा, 4.8 इंटू 10 की पावर -19, है ना। यदि मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहूं तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर -19। यदि मैं बोलूं कि क्या मैं 5 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब का चार्ज ले सकता हूं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, आप 3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ले सकते हो, 4 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ले सकते हो, है ना। तो उसमें इतने कूलम्ब चार्ज आएगा, बट आप 3.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकते। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक आधा इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। मतलब आप एक क्वांटाइज्ड वैल्यू, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू का चार्ज ले सकते हो। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले सकते हो, बट आप 3.5 मतलब 3.5 इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं ले सकते। मतलब या तो आप 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब का चार्ज ले सकते हो, या आप 6.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब का चार्ज ले सकते हो। आप 5 इंटू 10 की पावर -19 का कूलम्ब का चार्ज नहीं ले सकते हो, क्योंकि चार्ज एक क्वांटाइज्ड है, चार्ज क्वांटाइज्ड है ना। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, है ना। अच्छा, अगर आप गौर से देखो तो यदि मैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लेता हूं, 4 इलेक्ट्रॉन भी लेता हूं, तब भी जो वैल्यू आ रही है ना, ये 1 से बहुत छोटी आ रही है। मतलब 1 कूलम्ब का चार्ज है ना, कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं होता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से मिलकर वो चार्ज बना होता है। तो आइए हम पता करते हैं कि 1 कूलम्ब का चार्ज यदि हमको चाहिए, ये जो वैल्यू मिल रही है ये Q की वैल्यू है, ये जितनी भी वैल्यूज मिल रही हैं यहाँ पे मुझे, ये Q की वैल्यू है। ये जो इंटीजर है ये n की वैल्यू है, यहां मैं n लिख दूं, है ना। और ये जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये सभी इस E की वैल्यू है, इस E की वैल्यू है। समझ में आ रही है बात है ना। मतलब हम इंटीजर मल्टीपल्स में ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उतना चार्ज हम ले सकते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसके इंटीजर मल्टीपल्स में हम इंटीजर मल्टीपल्स में ही चार्ज को ले सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम देखते हैं कि 1 कूलम्ब का यदि हमें चार्ज चाहिए तो हमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे 1 कूलम्ब का चार्ज लेने पे। चलिए, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमें एक फॉर्मूला मिला कि
Ne इज इक्वल टू Q, है ना। अब यदि हम बोले कि हमें एक 1 कूलम का चार्ज चाहिए, है ना, E की वैल्यू हमें पता ही होती है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, है ना। तो हम लिखते हैं N और E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और वैल्यू हमें चाहिए 1 कूलम। मतलब 1 कूलम का चार्ज चाहिए तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे 1 कूलम के चार्ज को बनाने के लिए। तो हम n फाइंड करेंगे तो n चाहिए, है ना। तो n के अलावा बाकी सबको उधर भेज देते हैं, तो इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं हम, अब ये कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये पढ़ा होगा आपने कि n इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन 1.6 को अब हम 16 लिख देंगे और यहां पे हम इंटू कर देंगे 10 का। अच्छा, इससे इंटू करने से क्या होगा, यहां से हमने पॉइंट हटाया तो उधर हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो n इज इक्वल टू, इसको मैं क्या करता हूं कि इसको मैं 100 लिख लेता हूं, है ना। ये 10 है, इससे मैंने एक पावर ले ली और उसको मैंने 100 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बचता है 10 टू द पावर 18 अपॉन में आ जाता है 16। आई थिंक आपको इतना मैथ्स तो आता ही होगा, 10th में हो आप तो आपको इतना मैथ्स तो आना ही चाहिए, है ना। तो n इज इक्वल टू क्या निकल आएगा, n इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर 18 अपॉन 16, है ना। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 8 जार 2 5 जार 0, 2 4 जार 2 2 जार 2 5 जार 2 2 जार 2 1 जार 2 2 जार 0.5। इसको फिर मैं सॉल्व करूंगा तो ये जाएगा 6.25 के समथिंग, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 18। इसका मीनिंग ये हुआ कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे हमें 1 कूलम का चार्ज बनाने के लिए। समझ रहे हो, 1 कूलम का चार्ज कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं होता। अगर आप इसको सॉल्व करो तो देखो 10 टू द पावर 18 कितना ज्यादा होता है। इतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे ना और वो चार्ज होंगे तब जाके 1 कूलम का चार्ज बनेगा। 1 कूलम का चार्ज कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं होता, बहुत बड़ा चार्ज होता है 1 कूलम, है ना। चलिए, तो आई थिंक आपको यहां भी ये चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो अब याद रहेगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो यहां से हमने निकाला, है ना। तो ये पॉइंट हटाने पे 10 का मल्टीप्लाई करने पे शायद आपको कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे, है ना। बहुत ही ईजी है, सभी को आता होगा, 10th में इतनी मैथ्स तो पढ़ ही चुके होंगे। चलिए ठीक है, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, आप चाहे तो इसको नोट्स कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी बात करेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट की। चलिए आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन दूंगा जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है कि इलेक्ट्रिक करंट is a stream of electrons, stream of charged particles such as ions, electrons, है ना। और मैं क्या बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल सच एज आयन, इलेक्ट्रॉन्स,
passing through an कंडक्टर, है ना, किसी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रॉन से आयन पास कर रहे हैं, उनकी स्ट्रीम को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। स्ट्रीम को मतलब समझते हो आप लोग, बौछार होना, किसी चीज का धारा प्रवाह चलते रहना, है ना। तो चार्ज जो होता है ना, चार्ज, है ना, हमारे इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है ना। तो उस, अच्छा कई बार आपने सुना होगा कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज ही क्यों बोलते हैं डायरेक्ट, भाई इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल है, यदि उसमें चार्ज होगा तो वो चार्ज पार्टिकल होगा, है ना। तो दरअसल क्या होता है कि जो चार्ज की यूनिट होती है ना, चार्ज को जिसमें सबसे छोटी उसमें यूनिट में लिया जाता है, वो हम लेते हैं। जैसे टाइम को हम सबसे छोटी यूनिट सेकंड में लेते हैं, उससे भी छोटी होती है, बट हम बेसिकली सेकंड को जानते हैं। उसी तरह जब हम चार्ज की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। अच्छा, तो अब इसके बाद हम एक बेसिकली अनदर वर्ड लिख सकते हैं कि चार्ज, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट is a flow of charge। सबसे बेहतर डेफिनेशन यदि मैं वन सेंटेंस में अगर देना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो दरअसल पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा है ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सपोज यहां पे अपने पास एक कंडक्टर है, ये बना लिया मैंने कंडक्टर, काफी बुरा सा बना, है ना। सपोज इस टाइप का ये कंडक्टर है। अच्छा, इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं काट लूं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, टी टाइम, सपोज टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं थ्रू दी क्रॉस सेक्शन एरिया, पर यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो इट इज डिनोटेड बाय आई, इसे हम आई से डिनोट करते हैं, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर। एंड इट्स ऐसा यूनिट कैसे निकालते हैं, ऐसा यूनिट, देखिए बाय डेफिनेशन हमें पता चल रहा है कि फ्लो ऑफ चार्ज मतलब Q पर यूनिट टाइम T, चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कूलाम, C टाइम की क्या है, आप बोलोगे सेकेंड, है ना। तो कूलाम पर सेकेंड ये होती है यूनिट ऑफ करंट, इसको हम बोल देते हैं एम्पियर, इसका नाम दे दिया गया है एम्पियर, है ना। तो यदि मैं 1 एम्पियर की बात करूं उसको कैसे डिफाइन करेंगे, यदि 1 कूलाम का चार्ज ना 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस कर रहा है, पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, 1 कूलाम पर यूनिट टाइम यदि चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसको हम 1 एम्पियर बोलेंगे। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम, है ना। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, इसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर का करंट है। कब, जब 1 कूलाम का चार्ज पास कर रहा हो 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, है ना। तो जब 1 कूलाम का चार्ज पार कर रहा होगा तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे होंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब 1 कूलाम का चार्ज निकल जाएगा पर यूनिट सेकेंड में, पर सेकेंड, और उसको हम बोल देंगे 1 एम्पियर का करंट। अच्छा, तो करंट के बारे में इतनी डेफिनेशन, इतनी जानकारी देना बहुत हो जाएगा 10th के लेवल से, है ना। आप बता दोगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल सच एज आयन इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू एन कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। इट इज डिनोटेड बाय आई, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम पर सेकेंड और एम्पियर, है ना, इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। अच्छा, अब मैं बात कर लूं कि ये करंट है कैसी क्वांटिटी, है ना, क्योंकि बेसिकली करंट के पास ना डायरेक्शन भी होता है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है। आप देखे होंगे जब भी सर्किट में हम करंट बनाते हैं तो ऐसा एक एरो बना देते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते, बनाते हैं ना, है ना। तो बट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होने के बाद भी ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन
को फॉलो नहीं करती है, ये वेक्टर की तरह ऐड नहीं होती, ये नॉर्मली अलजेब्रिक मेथड से करंट ऐड हो जाता है ना। तो इसके कारण जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वैसे मैं आपको बताऊं तो ना करंट स्केलर क्वांटिटी है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। करंट टेंसर क्वांटिटी, बट अपने 11th-12th के सिलेबस में भी आगे भी नहीं पढ़ना आपको टेंसर, तो मैं आपको यहाँ स्केलर बता रहा हूँ, है ना। यदि ऑप्शन में स्केलर वेक्टर है तो आप स्केलर को ही लिख के आएंगे। यदि टेंसर है, यदि टेंसर नहीं है तब स्केलर, और यदि टेंसर है तो टेंसर लिख के आना पड़ेगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो 1 एम्पियर का करंट कब बनता है? जब 1 कूलम का चार्ज क्रॉस कर रहा हो क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम में, पर सेकेंड, है ना। अच्छा, टाइम की यूनिट सेकेंड ही होती है ना, तो इसलिए मैं पर यूनिट टाइम बोल रहा हूँ, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, तो आज हमने इलेक्ट्रिक करंट को बहुत अच्छे से देखा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, राइट इज ऐसा यूनिट एंड फॉर्मूला क्या होता है, और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, और कैसी क्वांटिटी होती है, ये सब पूछ लिया जाता है। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत हेल्पफुली होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।